राधे राधे, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम पढ़ेंगे आज कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखो विद्युत धारा क्या पढ़ रहे थे हम? विद्युत धारा देखो किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की धारा। क्या? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं विद्युत धारा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। देखो विद्युत धारा को प्रदर्शित किससे किया जाता है? आई के द्वारा। या विद्युत धारा को लिखा किसके द्वारा जाता है? आई के द्वारा लिखा जाता है। तो विद्युत धारा यानी आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये यहाँ पर आई बराबर होता है विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। और क्यू बराबर होता है आवेश। ठीक है। और टी बराबर होता है समय। बात यहां तक समझ में? अब देखो हम यहाँ पढ़ेंगे इनके मात्रक क्या होते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनके मात्रक पढ़ने जा रहे हैं। देखो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है आवेश का मात्रक? कूलॉम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। बात समझ में आई? तो देखो ये तो हो गया कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को लिखते किससे? आई के द्वारा लिखा जाता है। आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहां पर आई क्या है? विद्युत धारा, क्यू क्या है? आवेश, और टी क्या है? समय। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है। ये विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर, ये कैसा मात्रक है? ऐसा ही मात्रक। क्या है? ऐसा ही मात्रक। एक अन्य मात्रक और होता है। कौन सा मात्रक? अन्य मात्रक। ठीक है। तो अन्य मात्रक देखो क्या होता है? विद्युत धारा का कूलॉम प्रति सेकंड। क्या होता है? कूलॉम प्रति सेकंड भी एक मात्रक होता है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो अब हम पढ़ते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? विद्युत परिपथ के बारे में। इससे पहले इसके बारे में और कुछ अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि विद्युत धारा को, किसको? विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि एमीटर को, किसको? एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखो जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है? कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। लेकिन एक आदर्श जो एमीटर होगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, किसका? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? नहीं है? देखो क्या पढ़ रहे थे हम? विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किससे लिखा जाता है? आई के द्वारा लिखा जाता है। आई बराबर क्यू बटे
टी। यहाँ पर आई क्या है, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलॉम। टी का मतलब क्या होता है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो अन्य मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, कूलॉम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, विद्युत धारा को एमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, एमीटर होता है। अब एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, कम होता है, लेकिन जो आदर्श एमीटर होगा उसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा अगर 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा, या आवेश कितना होगा। देखो हमने अभी विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, विद्युत धारा बराबर आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी होता है। ये अभी हमने पढ़ा था। तो देखो इसमें हमें क्या क्या चीज दी हुई है, इसमें एक तो आई दी हुई है, वो कितनी विद्युत धारा कितनी दी हुई है, 0.25 एम्पियर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टाइम, वो कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। और पूछा क्या है इसने हमसे, आवेश का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, आवेश का मान पूछा है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो समय का मात्रक था वो क्या था, सेकंड। तो हमको ये मिनट किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम इसको किससे गुणा कर लेंगे, 60 से। यहाँ 20 गुणा 60 तो कितने हो जाते हैं, 1200। कितने हो जाते हैं, 1200 सेकंड यहाँ निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब हम इस सूत्र में जैसा कि हमको दिया हुआ है वह उन चीजों को रख लेंगे। तो आई कितनी दी हुई है, यहाँ देखो 0.25 कितनी दी हुई है, 0.25 बराबर हमें क्यू ज्ञात करना है, और क्या दिया हुआ है, समय, ये कितना है, 1200। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को। अब देखो इसके नीचे हम एक मान लेते हैं और इनको क्या कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्यू बराबर हो जाता है 1200 गुणा 0.25। ठीक है, जब आप इस पूरी चीज को सॉल्व करते हो तब जाकर के आपके सामने आंसर आता है 300 कूलाम। क्यू बराबर कितना आंसर आता है, 300 कूलाम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, उतारो इसको। के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ के बारे में। ठीक है, देखो विद्युत परिपथ क्या होता है, आवेश प्रवाह के लिए, किसके लिए, आवेश प्रवाह के लिए उपलब्ध बंद व सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह के लिए एक बंद और लगातार, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार एक रास्ते की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये किसका सिंबल हो गया, बल्ब का। ये मैंने एक लगा दी कुंजी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दी, बैटरी। ठीक है, यहाँ पर क्या जोड़ दी मैंने, बैटरी, और मैंने यहाँ पर एक यंत्र लगा दिया जो क्या है, एमीटर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, विद्युत परिपथ क्या हो गया, ये पूरा विद्युत परिपथ हो जाता है, क्योंकि विद्युत के प्रवाह के लिए यहाँ पर एक बंद व सतत मार्ग उपलब्ध होता है, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो कुछ
ऐसे अवयव हैं विद्युत के जिनके प्रतीकों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन प्रतीकों के बारे में बात करने से पहले हम पढ़ेंगे कि विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, विभवांतर और विभव के बारे में जान लेते हैं। देखो हम पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या होता है? ठीक है, देखो एकांक आवेश को, किसको? एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच, एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ पे देखो विभवांतर को V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो हम यहाँ देखते हैं विभवांतर क्या है। विभवांतर, ठीक है, विभवांतर बराबर क्या होता है? आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य। तो विभवांतर बराबर W/Q, या फिर आप लिख सकते हो कार्य बराबर आवेश। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो जैसा कि कार्य को किससे लिखा जाता है? W से। आवेश को किससे लिखा जाता है? Q से। और विभवांतर को किससे लिखा जाता है? V से। तो यहाँ हो क्या जाता है? V बराबर W/Q हो जाता है। बात समझ में आई? अब आगे और देखते हैं कि विभवांतर का जो मात्रक होता है, क्या होता है? मात्रक, वो भी कौन सा? SI। वो क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वह इसका एक जो अन्य मात्रक निकल कर आता है, कौन सा मात्रक? अन्य मात्रक, जिसको हम पूरक मात्रक कहते हैं। देखो पूरक मात्रक क्या होते हैं? वो मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से निकलते हैं। या कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति कूलम। ये भी एक इसका अन्य मात्रक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे देखो विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 का 2026 में पूछा गया है कि एमीटर को और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि 1 वोल्ट विभवांतर से क्या तात्पर्य है? 1 वोल्ट विभवांतर, ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं? देखो 1 वोल्ट विभवांतर का मतलब क्या होता है कि 1 कूलाम आवेश को, किसको? 1 कूलाम आवेश को ले जाने में, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। 1 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य को ही क्या कहते हैं? विभवांतर या 1 वोल्ट विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? एक बार वापस देख लेते। विद्युत विभवांतर पढ़ रहे थे। एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। इसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो V बराबर W/Q हो जाता
है। और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अन्य मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 1 वोल्ट विभवांतर का क्या मतलब होता है कि 1 कूलम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? 1 वोल्ट विभवांतर कहलाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ से विभवांतर से भी प्रश्न पूछा जाता है। वो किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है। कितनी वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी से गुजरने के लिए 5 कूलम आवेश को कितनी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी? पूछा क्या है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा मतलब होता है क्या? विद्युत के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो प्रश्न क्या है? देखो हमें दिया हुआ क्या क्या है? वोल्ट कितना दिया हुआ है? 12। ठीक है, और आवेश कितना दिया हुआ है? 5। और पूछा क्या है? डब्लू। क्या पूछा है? डब्लू पूछा है। ठीक है, तो देखो V बराबर क्या होता है? डब्लू बटे क्यू। ये प्रश्न हमने अभी पढ़ा था, ये विभवांतर। ठीक है, तो इसमें रखो 12 बराबर डब्लू कितना है? एक्स, ये तो पूछा ही है। और ये क्यू कितना है? 5। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लो या फिर इसको डब्लू ही रहने दो। ठीक है, इसके नीचे 1 मानो और इसको क्या करना है? वज्र गुना करना है। तो डब्लू बराबर कितना आ जाता है? 12 गुना 5 कितना आ जाता है? 5। तो कितना हो जाता है? डब्लू बराबर 60 जूल। कितना हो जाता है? 60 जूल उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं ओम के नियम को। किसको पढ़ते हैं? ओम के नियम को पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को उत्तर क्या कहता है? क्या होता है ओम का नियम? कि यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की, किसकी? चालक तार की जो भौतिक अवस्था है, कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। अब ये कौन कौन सी होती है? ताप दाब। ठीक है, भौतिक अवस्था। इनको नियत रखा जाए। क्या रखा जाए? नियत रखा जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, कौन सी धारा? विद्युत धारा उसके सिरों के मध्य, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? विभवांतर के समानुपाती होती है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? देखो वापस से देखते हैं कि यदि किसी चालक तार की जो भौतिक अवस्था है उसको क्या रखा जाता है? नियत रखा जाता है, तो उसमें से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात V समानुपाती क्या होता है? I होती है। जो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर होगा उसके समानुपात में क्या होगी? विद्युत धारा होगी। अब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नियतांक लगाते हैं। और वो नियतांक क्या होता है? आर, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ठीक है, तो V बराबर आई आर। क्या लिख दिया मैंने? आई आर। अब आपको पता है ये आर क्या है? यहाँ पर एक नियतांक है जिसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। और एक और फॉर्मूला होता है I बराबर V बटे आर। क्या होता है? I बराबर V बटे आर। ये सारे यहाँ से 3 प्रकार के फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। पहले नंबर का ये रहा, दूसरे नंबर का ये रहा। अगर हमको वोल्ट दे दे और जैसे विद्युत धारा और प्रतिरोध का मान दे दे तो हमको विभवांतर निकाल सकते हैं। अगर हमें विद्युत धारा पूछे और विभवांतर और प्रतिरोध दे दे तो हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं। यहाँ से एक और फॉर्मूला देखो जनरेट होता है। वो क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? V बटे आई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? उतार लो इसको।
बात समझ में आई या नहीं आई? देखो तीसरे नंबर का ये हो गया R बराबर V बटे I। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके स्रोत के मध्य उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है? समानुपाती होती है। V समानुपाती I, अर्थात ये जो समानुपाती का चिन्ह है जब हम इसको हटाते हैं तब एक क्या लगाते हैं? नियतांक। और वो नियतांक क्या है? प्रतिरोध यानी R होता है। V बराबर I R, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इसी से हम दूसरा निकाल लेंगे, I बराबर V बटे R, और इसी से हम क्या निकाल लेंगे? तीसरा निकाल लेते हैं तो R बराबर क्या होता है? V बटे I। शायद आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। उतारो इसको। अब हम पढ़ेंगे इसमें रजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रजिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में। पहले उसको उतारो। देखो प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में, किसमें? किसी चालक में विद्युत धारा का, किसका? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आई? प्रतिरोध क्या होता है? जैसे कोई चालक तार है, अगर उस चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका जो विरोध करता है ना, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध को प्रदर्शित किससे करते हैं? आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध को प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है? आर द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे देखो, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखो, जो ये प्रतिरोध है वो 3-4 कारक है, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो पहला कारक हम पढ़ेंगे। देखो पहला कारक क्या होगा? चालक की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। ठीक है, बात समझ में आई? चालक की लंबाई पर देखो किस तरीके से निर्भर करता है। जैसे कोई चालक तार है, अगर उसका प्रति वो जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही ज्यादा होता है। अर्थात जो प्रतिरोध है उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब, अगर प्रतिरोध की वो चालक की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और चालक की लंबाई को कम कर दिया जाता है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट देखो, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी क्या करता है? ये निर्भर करता है। बात समझ में आई? अब कैसे करता है? आर व्युत्क्रमानुपाती एरिया। ठीक है, बात समझ में आई? कहने का मतलब, अगर चालक का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम। और अगर चालक का एरिया या क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। कहने का मतलब, चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और चालक तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है चालक की प्रकृति। कौन सी है? चालक की प्रकृति पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है चालक के तापमान पर। चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ बात समझ में आई है नहीं है? देखो एक बार वापस देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक तार से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। या किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला प्रतिरोध कहलाता है। आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक ओम होता है और इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, ऐसा होता है।
प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर, अर्थात प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चालक की प्रकृति पर और चालक के तापमान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब अगर किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और अगर किसी चालक तार की लंबाई को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी चालक का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा दिया जाए, प्रतिरोध कम, और क्षेत्रफल को कम कर दिया जाता है तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, इसको नोट कर लो। पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जा सकता है, या प्रतिरोध है उनको जोड़ा किस तरीके से जा सकता है, ठीक है। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरे नंबर पर आता है समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके बारे में कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा पढ़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में लगे होते हैं उनके विपरीत सिरे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। देखो, मैं यहां बना रहा हूं श्रेणी क्रम संयोजन। इस तरीके से अगर आपको चित्र मिले तो समझ जाना कि कौन से क्रम का है। श्रेणी क्रम का जो चित्र है वो दिया हुआ है। देखो, इसमें क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध होंगे इसी तरीके से एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? देखो, पहचानने के लिए पहली बात तो याद रखना कि जो प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध, उनके असमान सिरे एक साथ जुड़े होंगे। कौन से सिरे एक साथ जुड़े होंगे? असमान सिरे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। देखो कैसे जुड़े होते हैं। ये इस प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये इसका पहला, ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। तो देखो, दूसरा और पहला असमान सिरे है ना, ये भी असमान सिरे और ये वाले भी असमान हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के असमान सिरे एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर की बात क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत प्रवाह के लिए, किसके लिए? विद्युत प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है। क्या होता है? एक ही मार्ग उपलब्ध होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो एक ही रास्ते से जा रही है ना। तो इसी तरीके से इस क्रम में क्या होता है कि विद्युत प्रवाह के लिए एक ही मार्ग उपलब्ध होता है, ठीक है। बात समझ में? अब इसमें होता क्या है, देखो, इसमें ये होता है कि विद्युत धारा का मान तो क्या होता है? विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोधों में, किसमें? सभी प्रतिरोधों में समान होता है। बात समझ में आ रही? अर्थात जितने भी प्रतिरोध होंगे R1 प्लस R2 या प्लस जितने भी प्रतिरोध होंगे उनमें आई क्या होगी? सब में समान होती है। बात समझ में आई? नंबर दो, जो वोल्टता का मान है, किसका मान है? वोल्टता का जो मान है भी,
ये क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में इसका मान अलग अलग होता है। जैसे जो R1 है, ठीक है, यहाँ कितने प्रतिरोध हैं, 3। R1 में विद्युत धारा समान होगी, R2 में भी विद्युत धारा I होगी, और R3 में भी विद्युत धारा क्या होगी, I होगी, ठीक है। लेकिन बात करें वोल्टता की, तो R1 में वोल्टता V1 होगी, R2 में V2 होगी, और R3 में क्या होगी, V3 होती है। बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है। तो देखो, यहाँ ओम का नियम लगाने पर, क्या लगाने पर, ओम का नियम, ओम के नियमानुसार, अब ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, ठीक है। जहां जहां पर भी हमें वोल्टता का मान मिला है, उसकी V की जगह हम क्या रखते जाएंगे, I और R रखते जाएंगे। वोल्टता का मान अलग अलग होता है, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होता है ना, वोल्टता का मान अलग अलग होता है। इनकी जगह हम क्या लिख देंगे, बराबर में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। ये तो हो गया, यहाँ पर भी था, इसकी जगह भी क्या लिख देंगे, IR, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाता है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये हो जाता है। यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ से I से I कट जाता है, बचता क्या है, R बराबर, ठीक है। बचता क्या है यहाँ पे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन का जो प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है, क्या है, कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र है, वो इस तरीके से प्राप्त होता है। बात समझ में आई या नहीं आई, चलो एक बार वापस देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। हम क्या पढ़ रहे थे, श्रेणी क्रम संयोजन। ये जो चित्र आपको दिया हुआ है, ये किसका है, श्रेणी क्रम संयोजन का है। आप पहचानेंगे कैसे, कि इसमें प्रतिरोध के असमान सिरे एक साथ जुड़े हुए होते हैं और विद्युत प्रवाह के लिए एक ही मार्ग उपलब्ध होता है, ठीक है। इसमें होता है क्या है, कि विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान होता है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में I का मान क्या होगा, यहाँ समान होता है। I का मान क्या होता है, सब में समान होता है। लेकिन यहाँ वोल्टता का मान क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। बात समझ में आई, यहाँ वोल्टता का मान क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। अब यहाँ देखो, I का मान तो सब में समान है, लेकिन वोल्टता का मान क्या है, सब में अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ V1 V2 और V3 लिखा है, यहाँ पे V1 V2 V3। अब यहाँ पर हम किसका नियम लगाते हैं, ओम का नियम। जहां भी हमको V मिलेगा, हम उसकी जगह क्या रख देते हैं, IR, ठीक है। तो यहाँ V बराबर V1, अब V1 V2 V3, तो R1 IR1 IR2 IR3 लिख दिया। अब ये V है, ठीक है, यहाँ पे था ये, मैंने ये लिख दिया। अब यहां से ये लिखने के बाद में यहाँ से I को क्या रख लेते हैं, हम इनमें से कॉमन रख लेते हैं, और हमारे पास में कटने के बाद ये बचता है। इसके द्वारा हम किसको निकाल सकते हैं, कुल प्रतिरोध को किस वजह से निकाल सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में। बात समझ में आई, उतारो इसको। देखो आपके सामने ये प्रश्न है, पहले तो हमको ये देखना है कि कौन से क्रम का है, श्रेणी क्रम का है या संयोजन क्रम का। देखो मैंने दो चीजें बताई थी कि इसमें प्रतिरोधों के विपरीत सिरे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। क्या दूसरा और पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसमें क्या होता है, विद्युत धारा के लिए एक ही रास्ता उपलब्ध होता है, ठीक है। ये अब हमको समझ में आ गया कि ये कौन से क्रम का संयोजन है, श्रेणी क्रम का। कौन से क्रम का संयोजन है, श्रेणी क्रम का संयोजन है, ठीक है। यहाँ तक बात पता चल गई। अब हमको देखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, कि इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान है होगा, कि इस क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता है श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस
R2 प्लस R3 होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप तीनों प्रतिरोधों का मान रख दो और फिर निकाल लो। तो देखो तीनों का कितना होगा, R बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाता है, ये 12 ओम। कितना हो जाता है, 12 ओम हो जाता है। तो आर बराबर कितना होता है, 12 ओम होगा। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न ये रहा, देखो चलो करने की कोशिश करो। दूसरा प्रश्न ये है, मैं इनको यहां से तो हटा देता हूं और मैं आपके सामने लिख देता हूं 6, 3 और 2, ठीक है। इस क्रम, ये कितने ओम का है, 6 ओम का, ये कितने ओम का, 3 ओम का, ये 2 ओम का, ठीक है। तो इनको जोड़ के बताओ कि इस क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। करो इसको। देखो बच्चों, ये रहा आपके सामने श्रेणी क्रम संयोजन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। इसमें हम 3-4 प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो पढ़ते हैं इसको कि क्या प्रश्न है, कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। किस में जुड़े हुए, सीधी सीधी बात है, 3 प्रतिरोध है, 2 ओम का, 4 ओम का और 6 ओम का, ये किस में लगे हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इसमें एक बैटरी भी जुड़ी हुई है जो कितने की है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब आगे पूछ क्या रहा है, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध प्रश्न नंबर 1। क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध पूछा है। और विद्युत धारा प्रश्न नंबर 2। विद्युत धारा, परिपथ में तो तुल्य प्रतिरोध पूछ लिया, परिपथ में ही विद्युत धारा पूछ ली, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और आगे देखो, तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर प्रश्न नंबर 3। कितने प्रश्न पूछ लिए, 3 प्रश्न। पहला क्या पूछा है, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, दूसरा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, और तीसरा कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितना वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो जोड़ते हैं, सबसे पहले चित्र बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 3 प्रतिरोध हो गए आपके सामने, ठीक है। यहां मैंने एमीटर जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में है। ये मैंने कुंजी लगा दी, ठीक है। और ये मैं बना देता हूं यहाँ पे बैटरी, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, ठीक है। ये कितने ओम का है, 2 ओम का। ये कितने ओम का है, 4 ओम का। और ये कितने ओम का है, 6 ओम का। ये श्रेणी क्रम संयोजन का जो चित्र है वो आपके सामने है। पूछा इसने पहला प्रश्न क्या, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। और आपको पता है कि जब हम श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, किसका, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तो उसका सूत्र क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जोड़ दो, 2, 4 और 6, टोटल कितना हो जाता है, 12 ओम। कितना हो जाता है, 12 ओम। तो प्रतिरोध कितना हो गया इसका, टोटल 12 ओम हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, इसने पूछे विद्युत धारा। क्या पूछे इसने, विद्युत धारा, कि इस परिपथ में टोटल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, बताओ, V बटे R। क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, V बटे R। तो रख दो, वोल्टता का मान कितना है, 12, ठीक है। वोल्टता का मान कितना है, 12। और रेजिस्टेंस कितना आया था, 12। कितना विद्युत धारा बहेगी इसमें, 1 एम्पियर। प्रत्येक प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा बहेगी, 1 एम्पियर विद्युत धारा बहती। बात समझ में आई यहां तक। अगला प्रश्न है कि तीनों प्रतिरोध में विभवांतर का मान कितना होगा, ठीक है। तो विभवांतर का मान पूछा है, किसका मान पूछा है इसने, विभवांतर का मान। और वो भी किसमें, जो 3 प्रतिरोध है ना उनमें से विभवांतर कितना होगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि विभवांतर क्या होता है, V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ठीक है। जब आई को और आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या निकल के आ जाता है, हमारा विभवांतर निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। जो पहले नंबर का R1 है, ठीक है, इसमें देखते हैं हम V का मान कितना है, ठीक है।
पहले में V बराबर I कितनी दी हुई है, 1 एम्पियर। I कितनी दी हुई है, V बराबर IR लिखते हैं हम पहले तो, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। I कितनी दी हुई है, 1, और R का मान कितना है, 2। कितना है, गुणा 2, बराबर कितना आ जाता है, 2 वोल्ट विभवांतर आ जाता है। और R2 में V का मान कितना होगा, V बराबर IR, ठीक है। तो I कितनी है, 1, R कितना है, 4, गुणा 4 कितना आ जाता है, 4 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से R3 में आ जाओ, V बराबर IR, ठीक है। I कितनी दी हुई है, 1, गुणा ये कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 वोल्ट। बात समझ में आई। ये प्रत्येक प्रतिरोध में इतनी वोल्टता का विभवांतर उत्पन्न होगा। आई कितनी बहेगी, इतनी बहेगी विद्युत धारा 1 एम्पियर, और तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 12 ओम होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो वापस से देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। पहले प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि 2 ओम, 4 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो किस में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। 3 प्रतिरोध हैं, 2, 4, 6 के, ठीक है। आगे पूछे जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, प्रश्न नंबर 1, विद्युत धारा, प्रश्न नंबर 2, और तीनों प्रतिरोधकों में विभवांतर का मान पूछा था। तो हमको पता है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, R1, R2 और R3 तीनों को जोड़ देना है। मैंने भी यही किया। 2, 4, 6 कितने होते हैं, 12। बात समझ में आई या नहीं है? अगला प्रश्न है विद्युत धारा कितनी होती है। तो हमको पता है I बराबर V बटे R होता है। होता है नहीं हो तो ओम के नियम से हमने पता किया था। तो वही मैंने किया है, I बराबर V बटे R, ठीक है। तो वोल्टता का मान कितना है, 12, और R का मान भी कितना है, 12। तो विद्युत धारा कितनी आ गई, 1 एम्पियर। बात समझ में आई या नहीं है? अब पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर V बराबर होता है IR। जब हमारे पास में V आ गई, सॉरी, वोल्टता का मान हमारे पास में यहाँ आ गया, I का मान, वोल्टता तो पूछिए, I का मान हमारे पास में आ गया 1 एम्पियर। प्रतिरोध हमारे पास में, तो हमने क्या निकाल लिया, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टता का मान हमने अलग अलग है निकाल लिया। कैसे निकाला, V बराबर IR, पहले में I कितनी थी, 1 एम्पियर, और वो R कितना था, 2 ओम। तो वोल्टता का मान 2 वोल्ट। दूसरे में 1 और 4 को गुणा किया। 1 क्या है, विद्युत धारा एम्पियर, और 4 क्या है, ओम। तो 4 वोल्ट आ गई। इसी तरीके से इसमें कितनी आ गई, 6 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टता का मान कितना होगा, 2, 4 और 6। बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं।